ओके, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना मुझे, और हम आज का काम शुरू करते हैं। जो हमने आज क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारी चल रही है पहले से, हमने उसे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसे ही कंटिन्यू करना है। तो आज के कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसमें जो आ रहा है, मैं पहले वो लिखवा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। As we already know that the Schrodinger equation is of two forms. One is time independent, second is time dependent. ठीक है, एक ऐसी फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें क्या रहता है, उसमें टाइम डेरिवेटिव या टाइम का फंक्शन रहता है, उसे हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वो होती है कुछ इस तरह से, आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाय कर्ल टी इज इक्वल टू ई साई। वो कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, हमने जो काम लेना है वो लेना है, जो यूज करनी है वो करनी है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए हर टाइम पे। दिस इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। अभी हम 1 डायमेंशन ले रहे हैं तो सिर्फ x की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम 2 और 3 डायमेंशन में लेंगे तो हम इसके साथ साथ y और z एक्सिस की भी बात करेंगे। ठीक है, प्लस v साई इक्वल टू e साई। ठीक है, दिस कैन बी डिड्यूस्ड बाय putting the value of kinetic energy operator or the momentum operator. This is kinetic energy term, this is a kind of potential energy term, and this is a total energy term. ठीक, तो आप जैसे हैमिल्टोनियन लिखते हो ना, H is equal to T plus V, यानी कि kinetic energy plus potential energy is equal to total energy हैमिल्टोनियन। ठीक है, उसी तरह से ये हमने उसी को लिखा है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देते होते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, जनरल फॉर्मूला है हमारा। और p जो है मोमेंटम ऑपरेटर होता है, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा h क्रॉस कर्ली बाय कर्ली x। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है कि मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में लेते हैं हम, विच इज कैनोनिकल कॉन्जुगेट ऑफ x, this वेरिएबल। ठीक हो गया, तो यहाँ पे यही पुट किया है हमने, और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म आ गई। ठीक है, ये वाली। ओके, अब हमारे पास पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ कि आपने ये फॉर्म लिख लेनी है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज ये वाला जो है ये ऊपर ले जाते हैं, और इसे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। मैं टोटल लिखूंगा, it can be written as del square, where del square represents curly square by curly x square plus curly square by curly y square plus curly square by curly z square। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम 3 डायमेंशन में लेंगे तो पूरा del स्क्वायर आएगा, अगर 1 डायमेंशन में ले रहे हैं तो अकेला x स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, ये 2m को भी ऊपर ले गया और h कट स्क्वायर को नीचे ले गया, दोनों के जो भी होगा दोनों पे आएगा। और वो क्या चीज है, E माइनस V साई, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये आपको फॉर्म याद हो जानी चाहिए। इस फॉर्म को हम यूज करेंगे बार बार।
This is time independent Schrodinger equation. Time independent Schrodinger equation. ठीक है, ये आप लिख लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, और ये याद होने के बाद इसे हम हर जगह पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ? हमारा पहला स्टेप हुआ कि हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? इसमें जो है पोटेंशियल, ये मिसिंग है, मतलब ये इट शुड बी गिवन, इट शुड बी गिवन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होगा पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पोटेंशियल, पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल क्या होता है पढ़ा होगा आपने। अब उस जैसा पोटेंशियल होगा, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि पार्टिकल पे, जो भी पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हो, उस पार्टिकल पे किस तरह का फोर्स लग रहा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है। ठीक है, या जिस तरह का फोर्स लग रहा होगा उससे ही पता लगेगा कि किस तरह के पोटेंशियल में है वो पार्टिकल। सो बेसिकली इफ यू नो द पोटेंशियल, यू नो द एनवायरमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये होता है पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पोटेंशियल। इस इक्वेशन में आपको पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसमें एक मिसिंग वेरिएबल जो गिवन होता है वो है पोटेंशियल वेरिएबल। आप उसे पुट करो और सॉल्व करो। उसके बाद इसमें आप एक और जो चीज करनी है आपको, वो है अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस के बाद फाइनल फोर्थ जो चीज है वो ये कि ये करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ साई मिल जाती है और ई मिल जाती है, यानी कि हमें वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, वेव फंक्शन एंड एनर्जी, दोनों चीजें मिल जाती हैं। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दोनों मिल जाती हैं। इससे हमें पता लगता है कि पार्टिकल कहाँ है, उसके कहाँ पे होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और इससे हमें सिस्टम की एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, ये दोनों चीजें हम इससे निकाल लेते हैं। काम एक ही है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लो और उसमें पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर दो। पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन सी है? पार्टिकल इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स। ठीक है, अभी हम जो पोटेंशियल लेंगे वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल लेंगे, वन डायमेंशनल पोटेंशियल। ठीक, कैसे होगा वन डायमेंशनल पोटेंशियल? एक बॉक्स बना लिया हमने। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर लेट अस से इसकी ये जो एक्स है, ये एक्स एक्सिस के हम ले रहे हैं, ये ओरिजिन है, 0 से स्टार्ट होता है, और बॉक्स की लेंथ है ए, स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ठीक, इसके अंदर पार्टिकल है, इसके अंदर पार्टिकल है। अब पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल में है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? जो इस पे फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि इसका जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो हमने अब एक्स एक्सिस लिया है, तो ये मूवमेंट सारा का सारा एक्स एक्सिस में ही हो सकता है, या तो इधर या इधर। वो वाई एक्सिस में नहीं जाएगा, ये एक्सिस फॉरबिडन हो गया उसके लिए, या जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उस एक्सिस में नहीं जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशनल पोटेंशियल है। अगर आप टू डायमेंशनल पोटेंशियल लोगे तो क्या होगा? तो वो एक्स और वाई दो डायमेंशन कवर कर सकता है, थर्ड में नहीं जा सकता। और अगर आप तीनों ले लोगे तो वो तीनों में जा सकता है।
फिलहाल हम कौन सा केस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल वन। वन डायमेंशनल पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं कैसे है, वो है कुछ इस तरह से। बॉक्स के अंदर रहने के लिए उसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा, जीरो फोर्स जीरो पोटेंशियल है, और बाहर जाने के लिए उसे इनफाइनाइट काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज फॉर इनसाइड द बॉक्स 0 to a, यानी कि मैं लिखूं इनसाइड द बॉक्स। और बाहर आने के लिए आउटसाइड के लिए क्या होगा, उसे इनफाइनाइट काम करना पड़ेगा, यानी कि वो कभी भी इस बैरियर को अगर उसे तोड़ना है तो उसे बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल चाहिए, इस बैरियर को अगर तोड़ना है तो कभी बाहर उसे इनफाइनाइट पोटेंशियल चाहिए। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो लिखते थे ना पोटेंशियल की डेफिनेशन में, यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। वर्क डन इन मूविंग दिस पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट, मतलब उसे बाहर लेके जाने के लिए इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा, वो हम कर नहीं सकते। मींस बाहर नहीं जा सकता पार्टिकल, कभी भी नहीं जा सकता, जहां इन्फिनिटी आ गया वहां बाहर नहीं जा सकता। और अगर इफ द आउटसाइड पोटेंशियल इज इंफिनिटी, दिस इज लेट्स से रीजन 1, आई विल नेम दिस रीजन्स, दिस इज रीजन 1, this is region 2, this is region 3. So because potential is infinity in region 1 and 3, region 1 and 3, okay, can we find a particle in these two regions? What is the probability of the particle to be in region 1 or in region 3? वो उसके लिए हमें वेव फंक्शन चाहिए। What is the probability of this? What will be the value of psi 1 and psi 3? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो वहां पे पार्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पार्टिकल रीजन 1 में होगा? रिप्लाई कर दो जल्दी से चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, गुड, वेरी गुड। इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0, इट्स 0, नहीं हो सकता पार्टिकल, कभी भी इस रीजन में नहीं हो सकता जिस रीजन में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ऐसे ही इस रीजन में भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, वेव फंक्शन चाहिए था, वेव फंक्शन मिल गया, दिस इज 0। इसी का स्क्वायर करेंगे तभी प्रोबेबिलिटी आएगी 0, इंटीग्रेशन लेके, तो ये 0 हो गए दोनों। अब हमारा टारगेट रह गया साई 2, साई 2 हमें निकालना है, साई 2 निकालना है। ओके, साई 2 में पोटेंशियल कितना है? It may have any constant value, but 0 is also a constant number, तो हमने 0 ले लिया। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने स्टेप्स लिखे थे, सबसे पहले हम लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन थी। इस श्रोडिंगर इक्वेशन में हम क्या करना है, हम साइड 2 निकालना चाहते हैं, जहां पे b कितना है, साइड 2 के लिए b कितना है, 0, तो हम पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कर्ली स्क्वायर साई 2 अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और e माइनस 0 तो करेंगे तो e आएगा, साई 2 आएगा, वैसा का वैसा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आगे और फिर देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन लगा के क्या आंसर आता है। तो लेट्स गो फॉर इट। क्या इक्वेशन है, कर्ली स्क्वायर साई 2
बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा हुआ था 2me बाय एच कट स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। इसमें आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप 2me अपॉन एच कट स्क्वायर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट इसके साथ वाली साई के साथ वाली कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसे आप टर्म को उस टर्म को आप के स्क्वायर पुट कर दो। ध्यान रहे स्क्वायर पुट करना है, और दूसरी चीज कि ये पॉजिटिव हो, ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव हो। अगर ई एम पॉजिटिव है, एच क्रॉस पॉजिटिव है, अगर ई भी पॉजिटिव है तो हम ऐसे पुट करेंगे। मान लो यहाँ पे नंबर नेगेटिव हो जाता तो हम इसके माइनस को पुट कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें नंबर नेगेटिव हो जाता तो हम बाहर एक माइनस और लगा लेते, लेकिन टोटल टर्म शुड बी पॉजिटिव क्योंकि हम के स्क्वायर के इक्वल पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे पुट करना है। अब पुट करके फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी आसान हो गई। करली स्क्वायर साई 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 2 दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपने देखी हुई है कहीं पे ये इक्वेशन, देखी तो हुई है, कहाँ पे देखी है मैं याद करवा देता हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं, एक दो तरीके उसके हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने एक तो बड़ी बार करी हुई है, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ए को कैसे लिखते हो, ए को लिखते हो डी स्क्वायर बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, वो हो गया ऊपर वाला। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हो, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो बन जाती है इक्वेशन, ये बनती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये सेम ही है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे हमने लिखा है साई 2, t की जगह पे हमने लिखा है x, और k की जगह पे हमने लिखा, ओमेगा की जगह पे हमने लिखा है k। तो ये चीजें तीन वेरिएबल्स बदल दिए, उनकी फॉर्म बदल दी, पर जो एक्सप्रेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, सॉल्व करने का तरीका वो बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये जो तरीका सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगाते हो वही वाला हम यहाँ पे लगा लेंगे, सेम तरीका। बाकी एक और सिंपल तरीके से कर लेते हैं, मतलब इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसे भी मैं बता देता हूँ। इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक तरीका तो ये है, जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो तो आप x को बाहर निकाल लो एंड पुट d बाई डी एक्स और d बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल D, और इस चीज को 0 ले लो। x तो 0 होगा नहीं, ये चीज अगर 0 है तो d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। और d इक्वल टू कितना होगा, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ओके ग्रेट। तो ये हो गया। अब फाइनल हमें एक्सप्रेशन लिखना है, इसको सॉल्व करके लिखते कैसे हैं, d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा आ गया। इसको सॉल्व करके लिखते कैसे हैं, हम लिखते ऐसे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम तरीका हम वहां पे लगाएंगे। किसको निकालना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a और e रेज टू द पावर, जो दो सॉल्यूशन आए हैं उनमें से पहला सॉल्यूशन कोई भी एक सॉल्यूशन लिख लिया हमने, आयोटा ओमेगा। दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस वेरिएबल, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव देख रहे हो, t के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, तो ये हो गया t और प्लस b e रेज टू द पावर माइनस दूसरा सॉल्यूशन
माइनस आयोटा ओमेगा, दूसरा सॉल्यूशन माइनस आयोटा ओमेगा, और इसे भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आप क्या कर रहे हो, आप जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हो। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन आपका आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले केस में, हमने पढ़ा हुआ है। और यही सॉल्यूशन आपका यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा, किसको निकालना है, साइड 2 को। सो साइड 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट a, लेट्स टेक a, e रेज टू द पावर ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, आयोटा ओमेगा, पर यहाँ पे वेरिएबल कौन है, k, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा आयोटा k, किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव देख रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ आएगा आयोटा k x प्लस सेम ऐसे ही दूसरा d e रेज टू द पावर माइनस आयोटा k x। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसे हमने निकाल लिया। इस साइड 2 की वैल्यू को हम आगे सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यू निकल गई है हमारी। ठीक हो गया, हमने क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन ली, उसमें v को पुट करके सॉल्व किया डिफरेंशियल इक्वेशन को, और सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया वेव फंक्शन का। अब हमें क्या करना है, इसे एक बार फिर से लिखते हैं और थोड़ा सा सिंपलीफाई भी करेंगे। सो साइड 2 इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर आयोटा k x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस आयोटा k x। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया। इसे हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं इस केस के लिए। तो e को हम पुट कर देते हैं cos kx, e आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वही वाला फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, ये हो गया, प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा आगे, मैं इसे यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, और प्लस आ जाएगा d और माइनस के एक्स है ना, तो cos के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स, ये हो गया। आगे देखो, आगे होगा a प्लस b, एक साथ कर दो और वहां लिख दो cos के एक्स। दूसरे में क्या होगा, प्लस आयोटा बाहर निकाल लो, a माइनस b एक साथ लिख दो और साइन के एक्स। ठीक है, इसे मैं एक नया कांस्टेंट पुट कर देता हूं कुछ। लेट अस टेक दिस थिंग इक्वल टू अ कांस्टेंट c, और ये बन जाएगा c cos kx प्लस दिस थिंग एज अ न्यू कांस्टेंट d which is sin kx. This is your side 2. This is your side 2, c cos kx plus d sin kx। ये वैल्यू है जो हमारी फाइनली सिंपलीफाई करके आ गई। इसके आगे हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। इसके बाद हम करेंगे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन समझते हैं कि एक बार क्या है। बॉक्स बना लेते हैं, फिर से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स ये हो गया, लो जी बॉक्स बन गया। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर हमने एक पार्टिकल रखना है, पार्टिकल रख लिया। हमने कंडीशन देखनी है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। तो कंडीशन, और ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है। ओरिजिन और लास्ट पॉइंट जो है वो हमने लिख ली, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। ठीक है, हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि ये जो बाउंड्री है पहली x इज इक्वल टू 0 वाली जो बाउंड्री है, बाउंड्री कंडीशंस, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी फाइनाइट जो है वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी कि जब x अप्रोचेस टू 0 माइनस है, तो जो वैल्यू है साई की
वही वैल्यू होनी चाहिए साई की जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस है, यानी कि यहाँ पे 0 से हल्का सा कम, यहाँ पे 0 से हल्का सा ज्यादा। इन दीज टू केसेस वैल्यूज शुड बी इक्वल एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू, जो भी है फंक्शन की वैल्यू एट 0 उस वैल्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं साई 1 यानी कि साई 1 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ साई 2 एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में साई 1 है और राइट साइड में साई 2 है, तो दोनों की वैल्यू 0 पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने इससे देख लिया। ओके, इसी तरह से अगर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड पे कौन है, साई 2, तो साई 2 लिख लेता हूं मैं, साई 2 किस वैल्यू पॉइंट पे लेनी है, x इज इक्वल टू a पॉइंट पे, और दिस शुड बी इक्वल टू राइट साइड पे कौन है, साई 3, तो हम इसे साई 3 पुट कर देते हैं, साई 3 एट x इज इक्वल टू a। ये दोनों कंडीशन हम लगाएंगे, फिलहाल यही दोनों लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, दो वेरिएबल्स, ये c और d, ये हमें निकालने हैं। तो दो वेरिएबल तो दो इक्वेशंस आर गुड इनफ फॉर टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स ये जो थे c और d जैसे दो आए हैं, अगर ये ज्यादा होते तो हम ज्यादा इक्वेशंस लिखते। ज्यादा इक्वेशंस फिर कौन सी लेते, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते, इस डेरिवेटिव ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 एट x इज इक्वल टू 0, ये वाली बाउंड्री कंडीशन भी ले लेते। अगर और ज्यादा चाहिए होती तो हम डेरिवेटिव ऑफ 2 एट x इज इक्वल टू a इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 एट x इज इक्वल टू a, मतलब डेरिवेटिव्स वाली कंडीशंस भी ऐड कर देते, पर फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में, अगले आर्टिकल में जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल हमने इतना लिख लिया। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, ये हमारा अगला काम है। तो साई 1 कितना है, साई 1 है 0, साई 2 कितना है, साई 2 है c cos kx प्लस d sin kx, ये साई 2 है। हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें दी हुई है साई 1 जितना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, उतना ही साई 2 भी होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0 पे। साई 1 इज ऑलवेज 0, तो इसे तो हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू साई 2 पे, साई 2 पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आएगा, c cos 0 प्लस d cos नहीं आएगा, d sin 0, x को मैंने 0 पुट कर दिया, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक हो गया, sin 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी c cos 0 is 1, c into 1, this is equal to 0, implies this constant c is 0। ठीक हो गया, अगर c 0 है तो साई 2 कितना बचा, साई 2 हमारे पास रह गया सिर्फ ये वाला फैक्टर, दैट इज d sin kx। अब ये हमारे पास साई 2 और साई 3 कितना है, साई 3 तो 0 ही है, साई 3 0 है, तो अब साई 3 और साई 2 वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन थी साई 2 एट x इज इक्वल टू a मस्ट बी इक्वल टू साई 3 एट x इज इक्वल टू a, ये कंडीशन है। अब फिर से वही बात, x इज इक्वल टू a पुट करो, इसमें पुट कर दो, कितना आएगा, ये आएगा d sin ka, d sin ka।
ठीक है। और साइन 3 कितना है, वो तो जीरो ही है, वो तो थ्रू आउट जीरो है, यानी कि ये भी जीरो आ गया। डी साइन के ए इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो implies theta is equal to n pi where n is equal to 0 1 2 3 4 अप टू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लो उसमें ये जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई। n इसमें लेकिन जीरो नहीं लेना, अगर ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक है, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, लेकिन फिलहाल जो हम आर्टिकल कर रहे हैं उसमें थीटा n इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स द ट्रिपल सॉल्यूशन, और वो इनिशियल वैल्यू और ग्राउंड स्टेट भी नहीं रिप्रेजेंट करता। तो यहां हम लेंगे दिस इज इक्वल टू मींस के ए इज इक्वल टू n पाई and notice that n starts from 1 not 0। ठीक हो गया, तो यहां तक आप इस तरह से ले सकते हो। तो फाइनली ये हमारे पास सॉल्यूशन एक और आ गया, एक आंसर आ गया। डी को जीरो क्यों नहीं किया, यस डी को जीरो क्यों नहीं किया, अगर दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो है तो या तो पहली टर्म जीरो है या सेकंड टर्म जीरो है, हमने सिर्फ सेकंड टर्म ले लिया, डी को जीरो नहीं कर देना, क्योंकि देखो आप तो ट्रिवियल में ही फंस जाओगे फिर तो, क्योंकि सी भी जीरो हो चुका है और डी भी अगर जीरो कर दिया तो साई टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जीरो जीरो वाला जो वो हो गया, वो नहीं लेना, हमें बाकी के सॉल्यूशंस निकालने थे, वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन आया, क्या इससे हमें देखने को मिला, हमें मिला के ए इज इक्वल टू n पाई where n goes from 1 to infinity, 1 to all integral values। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया ये चीज। अब टोटल वेव फंक्शन लिख लो, साई 2 पाई, साई 2 इज इक्वल टू डी साइन के एक्स। के कितना आया इस इक्वेशन से देख लो, के आएगा हमारे पास n पाई अपॉन ए, तो यहाँ पे पुट कर दो डी साइन n पाई अपॉन ए, और ये हो जाएगा साथ में x। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर वेव फंक्शन। इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड येट, हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसे नॉर्मलाइज करेंगे, पर फिलहाल इतना सॉल्यूशन है हमारे पास, साइन 2 is equal to some constant d, this is called normalization constant, जो भी बाहर होता है, यूजुअली आप कैपिटल ए से लिखते हो इसे, normalization constant। ठीक है, और अंदर क्या आ गया, साइन n पाई x अपॉन a, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये आपको याद हो जाए, जितनी जल्दी याद हो जाए और जितना अच्छे से याद हो जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, होपफुली सब बढ़िया जा रहा है। हम एक और चीज देखते हैं, शुरू में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, वो थी 2me अपॉन h का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, पिछली इक्वेशन हम देख लेते हैं। शुरू में ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज हमने पुट करी थी, 2me अपॉन h का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये पुट करा था। अब इससे ही हम एनर्जी निकालेंगे, k स्क्वायर कितना होगा, k कितना है, n पाई अपॉन a, और उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया। अब इससे nth लेवल की एनर्जी निकल जाएगी, nth लेवल की एनर्जी कितनी निकलेगी, बाकी टर्म उधर ले जाओ, h का स्क्वायर भी ले जाओ और 2m भी ले जाओ, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ऊपर वाला सेम, पाई स्क्वायर वो भी सेम, अपॉन a स्क्वायर वो भी सेम, ये वाली टर्म लिख दी, इधर वाली टर्म लिख दी। अब उधर वाली 2m अपॉन में लेके आओ, 2m अपॉन में ले आए, h का स्क्वायर ऊपर लेके जाओ, h का स्क्वायर ऊपर ले गए।
तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला। चीजें याद होंगी उतना आपके लिए पेपर में अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। रट्टा किसी को नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर 2 बार प्रैक्टिस करोगे सिंपल रिजल्ट्स हैं, याद हो जाएंगे, सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू d sin n pi x अपॉन a। ये 2 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको हर टाइम पे याद होने चाहिए। दीज आर फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स और वन डायमेंशनल पोटेंशियल फ्रॉम, लिमिट्स का भी ध्यान रखना। बॉक्स कहां से कहां है, फ्रॉम 0 टू a, 0 से a है। बॉक्स की लिमिट्स याद रखना, मैंने पहले भी कई बार बोला है, इन क्वांटम मैकेनिक्स you will have to take care of your limits. Limits are from 0 to a. अगर लिमिट्स चेंज हुई, लेट्स से ये -a to +a हो गई, तो आंसर बदल जाएंगे। फॉर्म यही रहेगी पर आंसर बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिमिट्स का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिमिट्स क्या है, 0 to a है। ये 2 सॉल्यूशंस हैं, याद हो गए आप। चलो आगे देखते हैं। यस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये मैं एक चीज और इसमें पूरी करवा दूं। होपफुली सब बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही बस रिप्लाई करते रहा करो और एनर्जी अपनी कंटिन्यू, उसी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके ग्रेट। तो हमारे पास एक वेव फंक्शन आ गया जो हमने पूरा नहीं लिखा, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया। साई लिख देता हूं मैं आपसे, सिर्फ साई वेव फंक्शन साई n लिख लेता हूं ऑफ nth स्टेट। ठीक है, कितना हो गया, कितना हुआ था, साइन d साइन n पाई x अपॉन a, n पाई x अपॉन a। ठीक है, तो इसे हम पहले करते हैं, सबसे पहले नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या होता है, पढ़ा हुआ हमने तरीका होता है साई स्टार साई विद इन द लिमिट्स with respect to x dx should be 1. Total probability as we have already discussed, it should be equal to 1. ठीक है, total probability from -infinity to +infinity, this term is probability density। ये जो psi star psi है ना, this is probability density। when you multiply this density with the length function or volume function or area function and integrate it within the limits, you will get the total probability, and total probability should be 1, it should not be greater than 1। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूंगा। -infinity to infinity लिमिट्स देखो, इन लिमिट्स को हम 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। पहले तो लिख लेंगे -infinity to 0, -infinity to 0 साई स्टार साई dx प्लस दूसरी लिमिट्स लेंगे 0 टू a साई स्टार साई dx प्लस तीसरी लिमिट्स लेंगे a टू इंफिनिटी साई स्टार साई dx। ये इसलिए हमने लिया क्योंकि 3 अलग अलग रीजन्स में 3 अलग अलग वेव फंक्शन थे। यहाँ पे था 1, साई 1 का लोगे आप, फिर यहाँ पे साई 2 था, यहाँ साई 2 ले लो, साई 3 यहाँ ले लो। ठीक है, अब ये हमें पता है, ये कितना है, 0 है ना, साई 1 तो 0 ही था, ये भी पता है कितना है, 0। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाला जो है, ये वाला 0 नहीं है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, यानी कि आ गया 0 टू a, कितना था वो, d साइन स्टार लोगे तब भी अज्यूमिंग दिस टू बी रियल n पाई x अपॉन a, और डॉट प्रोडक्ट साई भी यही है, साई स्टार भी यही है, तो हम सीधा लिख लेते हैं d स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a into dx, this is equal to 1।
ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, डी स्क्वायर बाहर और ये कितना आएगा 0 to a साइन स्क्वायर n pi x अपॉन a dx इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऐसे मत कर देना कि साइन स्क्वायर का सीधा साइन क्यूब अपॉन 3 कर दिया फॉर्मूला लगा के। बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत बच्चे कर देते हैं। अभी वो इसे उठा के कर देते हैं, साइन पावर 1 बढ़ा दी और अपॉन में पावर लिख दी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना, ठीक है। साइन स्क्वायर का ऐसे नहीं निकलता। साइन स्क्वायर का कैसे निकलता है? साइन स्क्वायर थीटा को आप फॉर्मूला पुट करते हो। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, दिस विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन 2, ठीक हो गया। चलो अब ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो। तो इंटीग्रेशन वापस से लिखते हैं। पीछे वाला क्या था? वो था डी स्क्वायर बाहर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 1, 0 to a, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to a। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, इसके लिए हमें cos थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितना बन गया? 1 माइनस cos, जितना एंगल यहां हो उसका डबल एंगल, यानी कि जितना एंगल यहां है उसका डबल एंगल लेना है आपको। तो कितना हो गया? 2n पाई x अपॉन a, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। और जो अपॉन में 2 था ये वाला, ये मैं बाहर निकाल रहा हूं। होपफुली ये सब क्लियर है सब बच्चों को। और dx दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। चलो निकालें जल्दी से। डी स्क्वायर बाय 2 पड़ा रहने दो, एज इट इज छोड़ दो। ओके, व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1? इट वुड बी x। ओके, व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा? इट वुड बी, और 2n पाई x अपॉन a, इट वुड बी साइन। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, ध्यान रखना। ओके, सो सेम एंगल, जितना भी एंगल हो सेम, विच इज 2n पाई x अपॉन a डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे सिर्फ एंगल में डिवीजन थी, अब साइन थीटा के डिवीजन में है। x का जो भी कोएफिशिएंट हो उसे आप लिख दोगे। तो वो कितना आ गया? 2n पाई अपॉन a। ये इंटीग्रेशन आ गया विद इन द लिमिट्स 0 to a, ठीक है। अब एक और चीज देखने वाली है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर बाय 2 बाहर मैं सेम रख रहा हूं। ओके, अंदर वाली को चीज को सॉल्व करते हैं। x में a पुट किया, a आ गया, माइनस 0 पुट किया, 0 आ गया। तो ये तो होगी x वाली टर्म माइनस। अब साइन वाली टर्म लो। साइन वाली टर्म में जब x को आप a पुट करोगे तो ये बन जाएगा, मैं जो चीज बाहर निकलती है वो तो बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। बाहर क्या निकलता है? a अपॉन 2n पाई, ये बाहर निकल रहा है। अब अंदर सिर्फ साइन वाली टर्म रहेगी, तो साइन 2n पाई अपॉन a इंटू a, दैट इज साइन 2n पाई, ये हो गया। और फिर माइनस करेंगे अगली टर्म, जब अगली लिमिट पुट करेंगे दैट इज 0, तो ये होगा साइन 0। ये है टोटल हमारा इंटीग्रेशन वाली टर्म। अब साइन 2n पाई भी 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। तो ये तो टर्म सारी खत्म हो गई, 0 हो गई। बचा क्या? यहां से सिर्फ a बचा। सो दिस गिव्स यू डी स्क्वायर इंटू a बाई 2
this is equal to 1. This gives you d equal to 2 by a अंडर रूट. ठीक हो गया. इंटीग्रेशन भी हमने पूरा कर लिया, निकाल लिया. फाइनली फॉर्मूला लिख रहे हैं, लास्ट रिजल्ट लिख रहे हैं सीधा. फाइनल साई n इज इक्वल टू रूट 2 बाई ए. ए क्या है? बॉक्स की लेंथ. l दी होगी तो आप l लिख दोगे, ए बी सी डी जो भी दी होगी वो वैसी की वैसी लिख दोगे. n पाई x अपॉन a. दिस इज योर वेव फंक्शन. सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है? ई एन. वो कितना होगा? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. ठीक है. ये दो रिजल्ट्स हैं हमारे. ये दो रिजल्ट्स पार्टिकल इन ए बॉक्स के हैं. इसके बाद हम n इज इक्वल टू 0, 0 तो है नहीं. n इज इक्वल टू 0 इज नॉट द केस ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स. n इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राउंड स्टेट को. ग्राउंड स्टेट. ठीक है. और ग्राउंड स्टेट में फिर अब एक दो निकाल लेते हैं वैल्यूज. ग्राउंड स्टेट में साई 1 कितना आ गया? साई 1 वो आ गया. वहां पे रोमन में लिखे थे, यहाँ पे नंबर है, ये 1 वो नहीं है. ठीक है. साई 1 रीजन का नहीं है, ग्राउंड स्टेट का है. साइन n को 1 पुट कर दो, पाई x अपॉन a आ गया. और दूसरा क्या है? E1. E1 कितना होगा? n को 1 पुट कर दो, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. ये आ गया. ठीक है. इस तरह से हम साई 1 E1 हमने निकाल लिए. दूसरा देखते हैं. n इक्वल टू 2 पुट कर दो. 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसमें आप ऐसे ही ये वैल्यूज पुट कर दोगे, साई 2 निकाल लोगे और E2 निकाल लोगे. ये हो गया हमारा. इस तरह से आप बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हो. ओके. दिस वाज योर आर्टिकल फॉर पार्टिकल इन